नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंच पाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। सीएम मनोहर लाल हिसार पहुंचे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कृषि मेले के समापन समारोह में शिरकत की और इस दौरान किसानों को संबोधित किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व और दूरगामी सोच के चलते प्रदेश सरकार किसानों के कल्याणार्थ नई नई योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं के धरातल पर बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। इन्हीं योजनाओं का नतीजा है कि प्रदेश के मेहनती किसान कृषि क्षेत्र में नई नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रहे हैं। कृषि प्रधान राज्य होने की वजह से प्रदेश का पूरा फोकस किसानों और कृषि से जुड़े विविध कार्यक्रमों पर रहता है। सरकार द्वारा किसानों को नई कृषि तकनीकों की जानकारी देने और किसानों के कृषि उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। सीएम मनोहर लाल ने अपना संबोधन दिया और मनोहर लाल ने हरियाणा किसान और खिलाड़ियों की तारीफ की। भारत माता के भाई क्यों मजा सा नहीं आया? भारत माता के। हमारा धाकड़ हरियाणा और धाकड़ यहाँ का किसान। महावीर गुड्डू के साथी रामकेश जी जब वो गीत बोल रहे थे तो मुझे उस गीत में एक दो लाइन जोड़ने की इच्छा कर रही थी। रामकेश जी हैं कि गए? मुझे जो लाइनें उसमें ध्यान में आ रही थी कि धाकड़ आड़े किसान मिलेगा, धाकड़ आड़े जवान मिलेगा, धाकड़ आड़े पहलवान मिलेगा, फिर समझो हरियाणा। तो भाइयों बहनों, आज का अपने ये हरियाणा कृषि विकास मेला और इस अवसर पर आज का ये समापन कार्यक्रम उपस्थित है हमारे लोकप्रिय कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल जी, साथ ही बहुत ही किसानों के हितैषी, हमेशा किसानों की चिंता करते हैं हमारे पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन श्री सुभाष बराला जी, मार्केटिंग बोर्ड के हमारे चेयरमैन भाई आदित्य देवीलाल जी, हरियाणा के कृषि विश्वविद्यालय के हमारे कुलपति प्रोफेसर बलदेवराज कंबोज जी, यहां पर उपस्थित हमारे विधायक श्री विनोद भयाणा जी, विधायक श्री जोगराम सियाग जी, विधायक श्री लक्ष्मण नापा जी, चौधरी चरण सिंह नहीं, हमारे कृषि और किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव और महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर श्री विजेंद्र कुमार जी, अन्य सभी हमारे बीच में नरहरि बांगड़ जी भी बैठे हैं, अन्य सभी विभागों के अधिकारीगण, विश्वविद्यालय के सभी हमारे अध्यापक प्राध्यापकगण, वैज्ञानिक बंधु और यहां उपस्थित सभी हमारे हरियाणा भर से आए हुए प्रगतिशील किसान बंधुओं, पत्रकार छायाकार मित्रों, जैसा ये बताया गया कि हर वर्ष जैसे कृषि मेला होता है, पशु मेला होता है, मेरा सौभाग्य है कि मुझे लगभग हर बार नहीं तो काफी जगह पर काफी बार आने का मौका मिला है। हरियाणा प्रदेश के किसानों का उत्साह देखकर वास्तव में जिस बात के लिए हरियाणा जाना जाता है कि हरियाणा कृषि प्रधान ये प्रदेश है, होता है कि कृषि प्रधान की बजाय
मैं इसको यदि कहूं कि किसान प्रधान प्रदेश है, क्योंकि किसान हमारा कृषि का काम तो करता ही है, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा ध्यान में आने लगा है कि हमारा किसान बहुत से क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। आज तो बहुत से मंडियों में आड़त की दुकान भी किसानों की हो गई है। किसान परिवारों के बच्चे हमारे फौज में जवान में जाते हैं तो वो भी किसान परिवारों के बच्चे हैं। हमारे किसान परिवारों के बच्चे पहलवानी जो करते हैं, देश और दुनिया में हरियाणा का नाम जो कमाते हैं। अभी एशियाड जो खेल हुए चाइना के अंदर, उसके अंदर भी बड़ी संख्या में जो देश भर के मेडल आए, उसमें 30% मेडल हरियाणा के हैं मित्रों। तो हरियाणा का किसान देश और दुनिया में छाया हुआ है। बड़े बड़े व्यापारी भी बन गए हैं, बड़े बड़े उद्योगपति भी बन गए हैं। इन किसानों की प्रगति निश्चित रूप से हरियाणा की प्रगति का एक हिस्सा है। हरियाणा आगे बढ़ रहा है तो इन किसानों के बलबूते पर बढ़ रहा है। मित्रों, भाइयों बहनों, हमने अभी जो प्रदर्शनी देखी है, इस प्रदर्शनी में जिस प्रकार के किसानों के हित में काम करने वाले कितने ही प्रकल्प मैंने देखे हैं। किसानों के काम का मशीनीकरण, यानी आज हाथ से काम नहीं करना पड़ता है, हर काम के लिए मशीन उपलब्ध है। 5000 साल पहले अगर किसान ने सबसे पहले हल्का मुट्ठा पकड़ा था तो ये हरियाणा की धरती कुरुक्षेत्र में पकड़ा था। उस समय हल चलाना पहली बार लकड़ी का हल सीखा था। लेकिन आज उस मशीनीकरण के माध्यम से किसान बिजाई भी अपना करता है, किसान कटाई भी करता है, किसान अपने अनाज की कढ़ाई भी करता है। हर प्रकार का मशीनीकरण, आधुनिकता और इसी प्रकार से विज्ञान की नई नई रिसर्च, जिस प्रकार का यहां हमने सारा देखा है, यानी जो फसलें कभी हरियाणा में हमने सुनी नहीं थी, देखी नहीं थी, उनका भी इस रिसर्च करके बीज का उत्पादन यहां किया जा रहा है। हमारे यूनिवर्सिटी के लोग, वैज्ञानिक लगे हैं उसमें। मैं इसका बहुत बड़ा श्रेय हमारा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, इसको भी देता हूं, उनके वैज्ञानिकों को देता हूं। नई नई किस्म के बीज हैं और उसका जो उसकी मात्रा है पर्याप्त आगे बढ़ रही है। तो मित्रों, हमारा ये जो प्रगतिशील किसान है, कई बार मुझे किसानों से बात करने का अवसर मिलता है तो हरियाणा के किसान, सामान्य छोटी जमीन वाले भी, यानी नए नए तरीके से अपनी फसलों को उगाते हैं। अभी पिछले दिनों में एक मैंने देखा है किसान, ये हमारा जो फ्रूट है लाल रंग का, क्या उसका नाम है, ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट की खेती, लाखों रुपए जिसके ऊपर शुरू में इन्वेस्ट होता है और कई लाख रुपए उसके बाद में इनकम भी होती है। एक एक किसान 10-10 लाख रुपया प्रति एकड़ कमाने वाला, ग्रीन हाउसेज लगा करके, भले ही बहुत कम है, ज्यादा नहीं है, लेकिन हमने तो उनके लिए भी योजना बनाई कि ऐसे प्रगतिशील किसान अपने जैसे 10 किसान और तैयार करें। आज अगर वो संख्या 1000 होगी तो 10 किसान हर साल में और तैयार करते हैं तो हर साल 10 गुना उनकी संख्या बढ़ सकती है। तो मेरा तो आपसे निवेदन है कि आप जिस प्रकार से खेत में लगे हैं, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ें। खेती के अनुभव मेरे भी बहुत हैं। आप ये मत समझना कि एक मुख्यमंत्री और आपका संबोधन कर रहा है। मैंने, मेरे पिताजी ने, मेरे दादा परदादा ने भी खेती की है, थोड़ी बहुत की है। मुझे याद है सन वो 70-72 की बात कि सब्जी बो करके और किस प्रकार से वहां यानी बाल्टियों से पानी डाला जाता था उस सब्जियों को उगाने के लिए। पानी की कमी होती थी, फिर भी सब्जी बोना है क्योंकि सब्जी की अच्छी आमदन होती है, पानी भर भर के बाल्टियों से डालना पड़ता था। आज किसान कितने ही किस्म के यानी सिंचाई के साधन हो गए हैं, उन सब्जियों को बो करके। उस समय का विषय था, एक समय था हरियाणा में बहुत अच्छी फसल नहीं होती थी, सामान्य मानो बाजरा होता था या थोड़ा चना हो गया, गेहूं भी कहीं कहीं होता था, धान तो उस समय था ही नहीं। लेकिन आज पानी की उपलब्धता, धान भरपूर मात्रा में, गेहूं भरपूर मात्रा में, बाजरा तो आज भी होता है, कपास होता है, और विविधीकरण के नाते से इतनी फसलें, उन सब फसलों को हमने एमएसपी पर खरीदना शुरू किया है। किसान कई बार डरता था कि मैं फसल को दूसरी फसल बदल के बोना भी चाहता हूं, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी, खरीदेगा कौन। हमने घोषणा की है
क्या फसल की बुआई अगर फसल बदल करके कोई और बोएंगे, खरीदार और कोई हो ना हो, और हरियाणा सरकार और उसका जो है प्रबंध करेगी, फसल की खरीद करेगी। पिछले दिनों में एक संकट ध्यान में आया हमें, पानी का संकट, कि जमीन के अंदर पानी बहुत नीचे जा रहा है, क्योंकि धान की बिजाई करने वाले लोग पानी को जमीन में से बहुत निकाल रहे हैं। पानी का हमारा संकट, पानी की कमी पर्याप्त हरियाणा में हम देख रहे हैं। हमने योजना बनाई कि अगर धान की बजाय आप दूसरी फसल पर आ जाते हैं, हम आपको 7,000 रुपया प्रति एकड़ ये पैसा देंगे। आपको कोई डर ना लगे कि कहीं फसल कम ना हो जाए। 7,000 रुपया प्रति एकड़, 1 लाख से ऊपर एकड़ का हर साल ये लोग धान कम करके दूसरी फसलों पर किसान बंधु आ रहे हैं। मैं उनको सबको बधाई देता हूं। सीएम मनोहर लाल ने पानी के विषय पर भी अपनी बात रखी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पानी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। सीएम ने आगे कहा कि किसानों के सुझाव पर सरकार काम करती है। जहां तक पानी का विषय है, हमको पता है इस पानी की लड़ाई हरियाणा में खूब लड़ रहे हैं। पानी हमारा एक प्रदेश वो रोकने के लिए बैठा है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मानने के लिए तैयार नहीं है। हमने अपने प्रयत्नों से सुप्रीम कोर्ट को अपनी लड़ाई लड़ करके और ये निर्णय दिलवाया, और मैं बधाई देता हूं, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं कि हमारी उस मांग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है कि एसवाइएल नहर बनेगी, एसवाइएल नहर बनेगी। अब इस एसवाइएल के पानी को रोकने के लिए पंजाब हमेशा कुछ न कुछ बोलता रहता है, और उसी तरफ उन्हीं का एक राजनीतिक भाई दिल्ली, वो कहते हैं कि हमें पानी और दो। ये पानी देने से मना कर रहे हैं, वो पानी लेने के लिए हमेशा लगे रहते हैं। भाई, ये हरियाणा की अपने पानी की जरूरत भी पूरा करने के लिए हमको ध्यान करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो भाई बहनों, ये जो दोगली राजनीति है, इस दोगली राजनीति को हम दोगले वाल को उसकी एक नहीं चलने देंगे। ये दोगले वाल, यहां अगर हरियाणा की जमीन पर बात करनी होगी तो पहले हमारे पानी का हिसाब देना होगा, तब आपके हरियाणा की धरती के ऊपर बात कर सकते, वरना बात नहीं कर सकते हैं। तो भाई बहनों, मैं तो आज आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि बहुत हमने प्रयोग किए हैं, फिर भी हमारा किसान यदि कोई सुझाव देता है, कोई नई उसकी आवश्यकता होती है, तो हमेशा तैयार हैं करने के लिए। चाहे किसान का भाव है, चाहे उसके फसल का नुकसान हो तो उसके मुआवजे की बात है, चाहे नए प्रकार के अनुसंधान करके बीज की बात, खाद की बात, कुछ भी करने के लिए, और हमको अगर आप कोई सुझाव देंगे तो हम निश्चित रूप से उसके ऊपर काम करेंगे। मेरा एक निवेदन आप लोगों से है कि हम लोग जो खेती करते हैं उसमें कई बार उसकी किस्म क्या होगी, उस फसल की किस प्रकार से गुणवत्ता होगी, इस पर उतने ज्यादा चिंता नहीं करते हैं। हम खाद का जो प्रयोग करते हैं, यूरिया है और उसके अंदर डीएपी या अन्य प्रकार के जो केमिकल खाद डालते हैं, उसके कारण से और हमारी जो फसल है उसकी क्वालिटी ये कमजोर होती है। उस कमजोर माने कई बार दूषित होती है। वो ऐसा अनाज मात्रा बढ़ जाती है, हम उसको अपनी आमदन का हिस्सा तो बनाते हैं, लेकिन कभी ये लगता है कि ये दूषित खाद कई बार जहर भी पैदा होता है, क्योंकि केमिकल जितने ज्यादा डालेंगे उतना इस खाद उस यानी अनाज से उपयोग करने वाला उसको बीमारी होने का भी डर रहता है। तो इसमें मेरा निवेदन है कि हम लोगों को अपनी मिट्टी और पानी इसकी जांच जरूर करानी चाहिए कि क्या उस जांच के बाद हमारी फसल में किस प्रकार का क्वालिटी की फसल होगी, और जांच के हिसाब से जैसा वैज्ञानिक बताएंगे या जैसे उसके पैरामीटर जांच के बाद मिलेंगे, उसके हिसाब से हमको वैसा ही फसल, वैसा ही बीज, वैसी किस्म बुआई करनी चाहिए। और जहां तक संभव हो सके हमको धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना चाहिए। प्राकृतिक खेती बढ़ेंगे तो उस प्रकार के बहुत खाद अब आ गए हैं जो हमारी फसल को क्वालिटी के नाते से अच्छा करेंगे। मैं तो ये कहूंगा कि अगर हम मिट्टी पानी की जांच कराते हैं, मिट्टी पानी अच्छी तो हमारी फसल अच्छी, हमारी फसल अच्छी तो हमारी सेहत अच्छी, और सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं है तो कुछ नहीं। तो भाई बहनों, इसको बात को ध्यान में रखते हुए हम इसका अगर काम करेंगे, यानी फसल वही हम बोएं जो हमारे लिए हितकर है और रितकर है, इस फसल को अगर हम करेंगे तो निश्चित उसका हमको लाभ मिलेगा। आज एक बात की जानकारी और दे करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि जैसे फसलों की कीमत ये पूरी सबको मिलनी चाहिए,
किसी को घाटा नहीं होना चाहिए। अगर बाजार में भाव कम मिल रहा है भावांतर भरपाई से, जो एमएसपी से, तो कई बार तो हम फसल एमएसपी पर खरीदते हैं, लेकिन जिन फसलों का हम उपयोग ज्यादा नहीं कर सकते तो उसके लिए हमने दूसरा रास्ता हरियाणा ने अपनाया है। और हरियाणा एकमात्र प्रदेश है जो लगातार इतने वर्षों से उस पर चल रहा है, और वो योजना है हमारी भावांतर भरपाई योजना। भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत अभी इस समय की जो फसलें हैं, धान तो निश्चित रूप से एमएसपी पर ही खरीदा जाएगा, लेकिन बाजरा कई बार एमएसपी पर हमारी उतनी डिमांड नहीं होती और हमारे से एफसीआई भी खरीदता नहीं है। इस बार मात्र 2.5 लाख मीट्रिक टन ही एफसीआई के नाते, नेफेड के नाते हम खरीद पाएंगे, लेकिन बाजरे की मात्रा है लगभग 6 लाख मीट्रिक टन। तो हमने विचार किया है कि पिछले 25 सितंबर से बाजार में हैफेड जो है वो बाजरे की खरीद कर रहा है। हैफेड ने 2200 रुपए खरीद अपनी शुरू की है। तो जिन लोगों से 2200 रुपए खरीदी है, उन सबको जो नहीं बेचेंगे उनको भी सबको एवरेज जैसे पिछली बार दिया था, उनको तो 300 रुपया प्रति क्विंटल 2500 पूरा करने के लिए भावांतर भरपाई दिया जाएगा। और अगर 25 के बाद हैफेड अथवा बाजार में और रेट पर जे फार्म 2200 से ज्यादा का है तो फिर 2500 रुपया, और जिस भाव में बिक्री हुई है वो जो गैप होगा वो भावांतर भरपाई में दिया जाएगा। अर्थात किसान को पूरा 2500 रुपया ही मिलेगा 25 तारीख के बाद का जो बाजरा खरीदा गया है उस पर। जिसने बेचा नहीं है बिल्कुल उनको, क्योंकि उनके भाव का पता नहीं है, किसी ने अपने घर रखा होगा, किसी ने बाद में बेचना है, किसी ने घर के खाने के लिए रखा है, उन सबको 300 रुपया प्रति क्विंटल, जो भी पैरामीटर पिछले सालों के हैं, जो भी क्वांटिटी पिछले सालों की एवरेज है, उस हिसाब से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और हर बार हम अच्छे किसान जो हैं उनको काम करने के लिए, पशु मेले में अच्छे पशु लाने के लिए उन सबको सम्मानित भी किया जाता है। आज भी इस प्रकार का कोई कार्यक्रम होगा तो हमारे स्टेट सेक्रेटरी हमको बताएंगे। आपको बता दें कि इसके अलावा प्रदेश सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए भी जागरूक कर रही है। परंपरागत फसलों की खेती के अलावा किसानों को बागवानी के प्रति भी प्रेरित किया जा रहा है। सरकार द्वारा किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान भी दिए जा रहे हैं। नए बाग लगाने पर 25,500 रुपए प्रति एकड़, उच्च सघनता के नए बागों की स्थापना पर 43,000 रुपए प्रति एकड़ तथा खजूर के बाग लगाने पर 1,40,000 रुपए तक प्रति एकड़ अनुदान का प्रावधान किया गया है। मशरूम की खेती पर 40%, वर्टिकल खेती पर 65% व हाइब्रिड सब्जी पौध पर 50% के अनुदान का प्रावधान है। वहीं मधुमक्खी के बक्से की खरीद पर 85% और मधुमक्खी पालन के उपकरणों की खरीद पर 75% अनुदान दिया जाता है। सीएम मनोहर लाल किसानों को, जनता को संबोधित करते हुए नजर आए और काफी खुश नजर आए। सीएम मनोहर लाल हर बार कहते हैं कि किसानों से मैं जुड़ा हुआ हूं। किसानों की हर सुविधा का ख्याल प्रदेश में रखा जा रहा है। यही कारण है कि अन्नदाता भी अपने मुख्यमंत्री को बेहद पसंद करते हैं। मुख्यमंत्री की कोशिश रहती है कि जनसंवाद के माध्यम से किसानों तक पहुंचे, उनकी समस्या को सुने और उसका समाधान भी करे। यही कारण है कि मुख्यमंत्री लोकप्रिय भी हैं। एक तरफ जहां किसान मेले का समापन समारोह हुआ तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने हिसार दौरे के दौरान जनसंवाद कार्यक्रम भी किया, लोगों की समस्याएं सुनी और इस दौरान एक बड़ा ऐलान भी बुजुर्गों के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कर दिया। सीएम ने बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाने का ऐलान किया है। सीएम मनोहर लाल ने कृषि मेले का समापन करते हुए आज किसानों से संवाद किया। कृषि मेले में क्या कुछ खास रहा, चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। समारोह आज संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री मनोहर लाल रहे। इसके अलावा HAU हिसार में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पहले से ही तय था कि 3 दिवसीय कार्यक्रम रहने वाला है, तो 3 दिन के लिए इस मेले का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में कृषि उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भी इसमें शामिल रहीं। बीज से बाजार तक की जानकारी इस
फसल विविधीकरण पर फोकस किया गया। प्रगतिशील किसानों को प्रोत्साहन यहां पर दिया गया। नई कृषि तकनीकों की जानकारी दी गई। खेती से व्यापार के नए आयाम भी यहां पर समझाए गए। जन जन के हित में किए गए महत्वपूर्ण विकास कार्यों में हमने अपनी सहभागिता पूरे समर्पण के साथ सुनिश्चित की है, ये कहना था मुख्यमंत्री मनोहर लाल का। हालांकि इसे लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट भी किया है। हिसार में जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से वार्ता कर उनकी समस्याओं का निवारण किया तथा वोकल फॉर लोकल के अभियान में पूरे मनोयोग से योगदान दे रही स्वयं सहायता समूह के सदस्यों का उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम में आए दिव्यांग जनों से मुलाकात की तथा उन्हें व्हील चेयर तथा सहायक उपकरण भी प्रदान किए। सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान जनसंवाद किया, आम जन की समस्या को सुना। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में बहुत लोगों के साथ फ्रॉड होता है। कुछ फ्रॉड लोग अनजान लोगों को फंसाते हैं, जिसमें प्लॉट देने का लालच देकर उनको फंसा लेते हैं। इसके बाद फर्जी लोग इन प्लॉट को बेच देते हैं। इन प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं होती। एक माफिया ये काम कर रहा है जो फर्जी क्लर्क के जरिए फर्जी फाइल कर कह देते हैं कि आपकी रजिस्ट्री हो गई है। आज के समय में कोऑपरेटिव सोसाइटी के किसी प्लॉट की रजिस्ट्री संभव नहीं है। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इसका हल निकालें। सीएम ने कहा कि ऐसी सोसाइटी के 5 लोगों का प्रतिनिधि मंडल बुलाओ, इनसे पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं, हम क्या कर सकते हैं, उसका रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने ये भी कहा कि नगर सुधार मंडल के प्लॉट धारकों की समस्या को भी सुना जाएगा, उसके लिए समाधान निकाले जाएंगे। इसके अलावा नगर प्लॉट धारकों ने अपनी समस्या रखते हुए कहा कि 1500 से ज्यादा व्यापारियों ने खुली बोली में नगर सुधार मंडल के प्लॉट खरीदे थे, जिसमें लोगों ने अपनी दुकानें बनाई हैं। इन लोगों की दुकानों को कंपल्शन के लिए कोई योजना बनाने की निर्देशित किया गया है। सीएम ने कहा कि इस पर जल्द ही विचार कर समाधान निकालेंगे। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम व उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के कर्मचारियों के तबादले को लेकर रखी गई मांग पर सीएम ने कहा कि इस बारे में बिजली निगम के अधिकारी योजना बनाएं। मुख्यमंत्री ने शहरी एरिया में कुछ टुकड़ों में बची हुई कॉलोनियों को भी नियमित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में सबसे ज्यादा 2750 रूपए पेंशन दे रहे हैं, जल्द ही इसे 3000 रूपए करेंगे। आसपास के प्रदेशों के लोग हरियाणा में अपनी पेंशन बनवा रहे थे, इसे रोकने के लिए हमने फैमिली ID शुरू की। सीएम ने पूछा 60 साल से अधिक आयु के लोग उनकी पेंशन ना बनी हो खड़े हो जाएं। मौके पर 22 लोगों की पेंशन बनाकर उन्हें प्रमाण पत्र भी सौंपे गए। गोल्ड सुख के दुकानदारों ने सीएम के समक्ष अपनी दुकानों की मांग उठाई। शिकायतकर्ता ने कहा कि 10 साल बाद भी उन्हें दुकान नहीं मिल रही। बिल्डर के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही। इस मामले में भिवानी क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। हिसार में सीएम ने जनसंवाद कार्यक्रम में एसपी मोहित हांडा को इस बारे में जांच के निर्देश दिए हैं, यानी कि कुल मिलाकर गोल्ड सुख मामले में एसटीएफ जांच करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज महत्वपूर्ण विषयों पर बात करते हुए नजर आए। आज 2 कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे हुए थे। आपको बता दें कि कृषि मेले के समापन में भी मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे। इसके अलावा जनसंवाद करते हुए भी नजर आए। मुख्यमंत्री हर बार जनसंवाद के जरिए योजनाओं की जानकारी देते हुए नजर आते हैं। कई योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री ये भी बताते हैं कि कैसे उसे पूरा किया जाए। इसके अलावा जनसंवाद में अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहते हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री ये सुनिश्चित करवाते हैं कि आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। यही कारण है कि जब भी जनसंवाद कार्यक्रम होता है, मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। लोगों की भीड़ यहां पर पहुंचती है अपनी समस्या प्रदेश के मुखिया के सामने रखने के लिए। प्रदेश के मुखिया भी उनके सवालों के जवाब देते हैं। इसके अलावा जो समस्या होती है उसका समाधान मौके पर ही किया जाता है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश विकास कर रहा है। विकास का कारण ये है कि मुख्यमंत्री खुद तमाम योजनाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जनता तक सभी योजनाएं पहुंच रही हैं या फिर नहीं, इसकी भी मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल कर रहे हैं। अगर कहीं भी लापरवाही होती है तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से इसे लेकर कार्रवाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है और ऐसे में मनोहर सरकार की नीतियों से लोग भी काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। आज के लिए हरियाणा डायरी में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।